हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिनेकल रेलवे साइंस जिसमें 53 प्लस एमसीक्यू दिया गया है, उसका सीरीज चल रहा है। आज उस सीरीज का छठा पार्ट होने वाला है। मैंने ऑलरेडी 5 पार्ट करा दिया है। अगर आपने नहीं किया है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पाँचों पार्ट को जरूर कर ले, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट से व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया गया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के छठे पार्ट को। ठीक है। छठे पार्ट में हम लोग लगभग क्वेश्चन नंबर 401 से लेकर 500 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। 401 से लेकर 500 तक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो फूल के केंद्र में मौजूद होता है क्या? अंडप। अंडप किधर होता है? अंडप फूल के केंद्र में मौजूद होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडप हो जाएगा। ठीक है। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? ठीक है, परागण में क्या होता है ना, पराग कण को एक जगह से दूसरी जगह तक उसका हस्तांतरण किया जाता है। उसके हस्तांतरण के लिए बहुत सारे माध्यम होते हैं, जैसे वायु, जल, जीव जंतु एवं कीट उनके माध्यम का कार्य करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया ना कि क्रॉस परागण के लिए कौन सा माध्यम नहीं है या कौन सा कारक नहीं है? तो पौधा कारक नहीं है। पौधा क्या है? कारक नहीं है। इसमें से वायु आपका है, जल है, जानवर है, ये सभी क्या है? परागण के लिए कारक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या गया? इन पौधों की जड़ें रेशेदार होती है। दूसरा में बोला गया इन पौधों की मूसला जड़ें होती है। या आगे बोला गया इन पौधों में दो बीज पत्र होते हैं। और चौथा ऑप्शन बोला गया इन पौधों में जलीदार शिराविन्यास होता है। तो कौन सा विशेषता नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन पौधों की जड़ें रेशेदार होती है। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती है कैसी मूसला जड़ होती है, रेशेदार नहीं होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे देखते हैं। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो फूलों में आवश्यक अंग कौन सा हो जाएगा? पुंकेसर और स्त्री केसर प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? मतलब पौधे में क्या बीज में परिवर्तित होता है? तो पौधे का जो बीजाणु होता है ना, बीजाणु आगे जाके बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। और भी कुछ देख सकते हैं। इससे अंडाशय, अंडाशय किसे परिवर्तित होता है? अंडाशय आगे जाके फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। बाकी वर्तिका और वर्तिका क्या है? पौधे के मादा जनन अंग है ना, वर्तिका और वर्तिकाग्र। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो कोशिका विभाजन में सक्षम क्या हो जाएगा? विभाजोत्तक उत्तक। क्या हो जाएगा? विभाजोत्तक कोशिका विभाजन में सहायक हो जाएगा। क्लियर है। इसमें और कुछ देख लेते हैं। जैसे स्केलेटन कायमा, स्केलेटन कायमा के बारे में कुछ बात याद रखिए कि ये ज़्यादातर क्या होता है, मृत कोशिकाओं से बना होता है। स्केलेटन कायमा ज़्यादातर मृत कोशिकाओं से बना होता है, और इसका कार्य क्या होता है? वह पौधों को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ये संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। पेरेनकाइमा क्या करता है? पेरेनकाइमा एक तरह का सरल अस्थायी ऊतक है, एक तरह का। ठीक है। ये लगभग जैसे पत्तियों का नरम भाग, फूल फलों का गुद्दा और अन्य पौधों का अंग इसी से बना होता है। किससे होता है? पेरेनकाइमा से होता है। और जाइलम का क्या काम है? जाइलम जल का परिवहन करता है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आगे बोला गया है एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो फूल के प्रजनन का भाग इसमें से कौन सा है? तो हो जाएगा पुंकेसर और अंडप। एक मिनट थोड़ा सा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? पुंकेसर और अंडप। पुंकेसर और अंडप फूल के प्रजनन भाग हो जाएंगे। ठीक है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया ना कि पार्थेनोकोपी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो पार्थेनोकोपी क्या होता है? निषेचन के बिना फलों का विकास। निषेचन के बिना फलों का विकास पार्थेनोकोपी कहलाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया इनमें से कौन सा उभयलिंगी पुष्प है? ठीक है। उभयलिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प आपको समझना होगा सबसे पहले। जैसे अपने ये देखें ना, उभयलिंगी पुष्प है कौन? उभयलिंगी पुष्प क्या है? आपको इसमें से मस्टर्ड यानी सरसों, यहाँ पे उभयलिंगी पुष्प है। उभयलिंगी पुष्प के कुछ और भी उदाहरण होते हैं क्या? बिल्कुल होता है। कौन कौन सा होता है? इससे गुलाब, सूरजमुखी, हिबिस्कस, लिली, ये सभी क्या है? उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण है। कुछ एक लिंगी पुष्प भी होते हैं। एक लिंगी फूल में कौन सा होता है? इससे पपीता, सहतूत, तरबूज, कद्दू, ककड़ी, ये सभी क्या है? एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर के हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सरसों उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। बाकी तरबूज, तरबूज किसका है आपका? ये एकलिंगी है। खीरा एकलिंगी है। पपीता एकलिंगी है। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। फसल के पौधों के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 410 का। क्या हो जाएगा? गन्ना, आलू और केला। क्या हो जाएगा? गन्ना, आलू और केला। ठीक है। वानस्पतिक पद्धति क्या होता है ना, एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। इसमें क्या होता है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, जिसमें तने, पत्तियों तथा कलियों द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है। वानस्पतिक पद्धति कहलाता है। आगे देखिए।
वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों का उगना क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है टिश्यू कल्चर। क्या कहते हैं इसे? टिश्यू कल्चर कहा जाता है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है ना, मूल जीव से अलग एक कृत्रिम माध्यम से नया उत्तक का वृद्धि होता है, यानी कृत्रिम माध्यम से होता है। ठीक है, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगना क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? पराग कण किस में पाए जाते हैं? तो पराग कण पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कण कहाँ पाए जाते हैं? पराग कोश में पाए जाते हैं। वर्तिकाग्र क्या है? वर्तिका मादा जनन अंग है पौधों में। ठीक है, बीजांड आगे जाके क्या बनता है? बीज बनता है। ये सभी पढ़ा हुआ है पीछे अभी। अगला क्वेश्चन क्या है? पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है। तो मादा प्रजनन भाग क्या हो जाता है? कार्पेल्स यानी अंडप। ये क्या है? मादा प्रजनन भाग है। बाकी पुंकेसर क्या है? ये पुष्प प्रजनन भाग है। बाह्य दल क्या होता है? ये पुष्प का क्या होता है? सबसे बाहरी भाग जो होता है ना, उसे बाह्य दल कहा जाता है। ठीक है, जिसे जो बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है, बाह्य दल। ठीक है, आगे देखिए, डैश नग्न बीजी होते हैं। इसमें से कौन नग्न बीजी होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाइन्स। पाइन्स क्या हो जाता है आपका? नग्न बीजी होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अभी यहाँ से आपका लगभग कोशिका के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे सेल से रिलेटेड। ठीक है, इसमें क्या है? पहला 415 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कशेरुकी यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा किया जाने वाला महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए ना कि SER क्या है। SER, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा मोटा चल रहा है ये। एक मिनट। ठीक है, अब यहाँ समझिए अच्छे से। ACR, SER क्या है? ACR का फुल फॉर्म क्या होता है ना, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतर्प्रद्रव जालिका। ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखना था ना। कशेरुकी यकृत कोशिका में ACR द्वारा किया जाने वाला महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ACR हो गया आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मुख्य रूप से क्या करता है? ये नॉर्मली देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह का क्या करता है? संश्लेषण करता है। लेकिन यहाँ बोला गया ना ACR दो, एक मिनट, ये बोला एसीआर यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा किया जाने वाला महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है ना, ये औषधियों और विषों का निराविषीकरण करता है। मतलब औषधि और विष का क्या करता है? निराविषीकरण करता है। लेकिन इसका कुछ कार्य और है, जिससे ये क्या करता है? लिपिड का संश्लेषण भी करता है। लिपिड का संश्लेषण भी करता है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण कार्य बोला गया, तो महत्वपूर्ण कार्य में हो जाएगा औषधियों और विषों का निराविषीकरण हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के अंतर्गत चित्र का अध्ययन कीजिए और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अक्षरांकन को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें समझ लीजिए, इसमें ए क्या दिखाता है, बी क्या दिखा रहा है, और सी डी ई ये सभी देखते हैं। इसमें से ए जो आपका है ना, ए दिखा रहा है ऊपरी अधिचर्म को। क्या दिखा रहा है? ऊपरी अधिचर्म को। बी दिखा रहा है आपका निचला अधिचर्म को। सी दिखा रहा है रक्षक कोशिका को। ठीक है, और डी दिखा रहा है वायु कोशिका, और ई है आपका हरित लवक। ये आप इसको याद रख लीजिए फिगर के हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? डैश मूल शीर्षों की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा विभाज्योतिकी विकास। क्या हो जाएगा? विभाज्योतिकी विकास मूल शीर्ष की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 418 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया? स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीव पर लागू नहीं होता है? ठीक है, तो किस जीव पे लागू नहीं होता है? तो वायरस पे लागू नहीं होता है। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान का जो कोशिका सिद्धांत दिया गया था, वो वायरस पे लागू नहीं होता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि इसमें से कुछ और कोशिका सिद्धांत जिसे आपको याद रखना पड़ेगा कि कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज किसने की था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। और वायरस के बारे में एक बार ध्यान रख लीजिए कि वायरस का खोज किसने किया था? तो 1898 ईस्वी में बेजरिंग द्वारा वायरस का खोज किया। किसके द्वारा? बेजरिंग के द्वारा वायरस वायरस का खोज किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया को एक अजीब कोशिकांग क्यों माना जाता है? क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को अजीब कोशिकांग कहा जाता है? क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है ना, कि माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम और डीएनए दोनों होता है। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अजीब कोशिकांग कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए दोनों हो जाए। बाकी क्योंकि वो सेल के पावर हाउस है, ये बात तो सही है, कोशिका सेल का पावर हाउस तो है, लेकिन इसके लिए इसको अजीब कोशिकांग नहीं कहा जाता। अजीब कोशिकांग करने के पीछे रीजन है कि इसमें राइबोसोम और डीएनए दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी अभी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? तो किसमें संग्रहित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्तियाँ, राजधानियाँ और पुराना जाइलम में। ठीक है, पुराना जाइलम, राजधानियाँ और पत्तियों में पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों का संग्रहण करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया? वायुत्तक कोशिकाएं यानी एरेनकाइमा कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। तो एरेनकाइमा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा जलकुंभी में। कहाँ पाया जाता है? जलकुंभी में पाया जाता है। ठीक है,
एरेनकाइमा कोशिका क्या होता है कि वैसा पेरेनकाइमा कोशिका जिसके बीच में वायु स्थान होता है, यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वायु का रहने लायक स्थान होता है, जिस कारण से क्या करता है ना, वो तैरता है, जिस कारण से वो पानी में तैरता है ना। इसीलिए वायुतक कोशिकाएं एरेनकाइमा सेल्स जलकुंभी में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, कोशिका के डैश में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। कोशिका के डैश में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव, यानी साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है। तो कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवर्णी लवक, यानी ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, पादप कोशिकाओं में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो अमीबा में जल की मात्रा बनाने के लिए उत्तरदायी होता है संकुचनशील रिक्तिका। ठीक है, क्या हो जाएगा, संकुचनशील रिक्तिका। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अणु की कोशिका का ऊर्जा करेंसी के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा करेंसी के रूप में किसे जाना जाता है, तो एटीपी को जाना जाता है। किसको, एटीपी को। एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म है। ठीक है, ग्लूकोज का क्या है, ग्लूकोज का देख लेते हैं। ग्लूकोज का आपका सूत्र याद रखिए, रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका C6H12 और O6। ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा। पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड का सूत्र क्या हो जाएगा, इसको भी याद रख लीजिए आप लोग, C3H4O3। H4O3, ये क्या हो जाएगा, पायरुविक एसिड का सूत्र हो जाएगा। एटीपी का याद रख लीजिए फुल फॉर्म, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडीपी का ही फुल फॉर्म याद रख लीजिए, क्या है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाएगा आपका एडीपी का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपने पानी में रियो के पत्ते को की अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी के प्रबल विलायन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देता है। तो क्या परिवर्तन दिखाई देता है कि इसमें हो जाएगा, कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। क्लियर है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या किया गया ना, कुछ उपकला उत्तक दिया गया है और इसका स्थिति बताना कि ये कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए, इसमें से पहला जो ए नंबर में बोला गया है आपका, ठीक है, ए नंबर में जो आपका हो जाएगा, ए का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए का 3, यानी रक्त कोशिकाओं की परत। ये वाला पार्ट कहाँ पाया जाता है, रक्त कोशिकाओं की परत में पाया जाता है। इसके बी नंबर में ये जो दिया गया है ना, ये उपकला उत्तक कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका लार ग्रंथियों की नलिका में। कहाँ पाया गया, लार ग्रंथियों की नलिका में। और सी में जो आपका दिया गया उपकला उत्तक, ये पाया जाता है श्वसन तंत्र में। कहाँ पाया जाता है, श्वसन तंत्र में। और लास्ट बच्चा आपका डी में जो उपकला उत्तक दिया गया है, ये पाया जाता है आपका त्वचा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, त्वचा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, आगे बोला गया प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक आप लोग क्या जानते होंगे ना कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं 70 इस प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है, 80 इस प्रकार का होता है। अभी तक नॉर्मली आदमी इतना जानता है, लेकिन इसकी भी उप इकाइयाँ होती है। ठीक है, जैसे प्रोकैरियोटिक क्या हो गया आपका, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ पी। ठीक है, नॉर्मली लिख देता हूँ, प्रोकैरियोटिक हो गया आपका पी। ये कितना प्रकार का होता है, 70 इस प्रकार का होता है। ठीक है, कितना प्रकार का होता है, 70 इस प्रकार का होता है। ठीक है, लेकिन इसकी भी दो उप इकाइयाँ होती है। 70 इस प्रकार, इसकी दो उप इकाइयाँ होती है। कौन कौन सी उप इकाइयाँ होती है, तो एक होता है 50 इस प्रकार का, और दूसरा होता है आपका 30 इस प्रकार का। 30 इस प्रकार, ये आपको याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होता है 70 इस प्रकार का होता है, लेकिन इसकी दो उप इकाइयाँ होती है। एक होता है 50 इस मतलब 50 इस प्रकार का, एक 30 इस प्रकार का होता है। ठीक है, और एक बात और याद रखना कि जिससे आपको क्या पता है ना कि यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये 80 इस प्रकार का होता है। लेकिन इसकी भी दो उप इकाइयाँ होती है, इसकी भी दो उप इकाइयाँ होती है। कौन कौन सा होता है, तो इसकी दो उप इकाइयाँ होती है 60, यानी 60 इस प्रकार का होता है पहला उप इकाई इसका, 60 इस प्रकार का। ठीक है, और दूसरा उप इकाई का क्या होता है, 40 इस प्रकार का, 40 इस प्रकार का। तो फिलहाल आपका किसका पूछा गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का बोला गया है कि उप इकाई संरचना क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, 50s और 30s। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। बोला गया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने पर मानव गाल की कोशिकाएं की स्लाइड और प्याज के छिलके की स्लाइड के बीच दिखाई देने वाला मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, मतलब एक अगर सूक्ष्मदर्शी से देखें, अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखें, तो मानव गाल की जो कोशिका है और स्लाइड मतलब प्याज का जो छिलका होता है ना, उसकी कोशिका में मुख्य अंतर क्या देखने को मिलेगा हम लोग को, नॉर्मली देखते हैं तो क्या होगा ना इसमें,
प्याज की छिलकी की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, अपने ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गाल की कोशिकाओं में लवक की उपस्थिति होती है क्या? भाई लवक किसमें पाया जाता है? लवक तो पादप में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो गाल की कोशिकाओं में लवक कहाँ से मिलेगा? तो ये बिल्कुल क्या है, ये गलत है। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया, प्याज की छिलकी की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति, इसको पेंडिंग में रहने दीजिए, आगे देखिए। तीसरा बोला गया है मानव गाल की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति। भाई मानव गाल की कोशिका में कोशिका भित्ति कहाँ से? कोशिका भित्ति तो पादपों में पाया जाता है, ये भी नहीं होगा। डी नंबर में क्या बोला गया, प्याज की छिलकों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति। माइटोकॉन्ड्रिया तो कहाँ होता है? यूकेटी कोशिका मतलब मानव में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, यूकेटी कोशिकाओं में होता है। तो ये प्याज की छिलका इसमें कहाँ से आ जाएगा? इसमें नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्याज की छिलके की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति। प्याज का जो छिलका है पादप कोशिका है, और पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो दोनों में मुख्य अंतर यही होता है कि प्याज के छिलके की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है और उसमें नहीं होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, दिए गए विकल्पों में से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो गलत विकल्प का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन क्या गया, झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल मेम्ब्रेन होता है क्या? नहीं होता है भाई, नहीं होता है। ठीक है, तो आपको गलत विकल्प का चयन करना है, तो यही गलत मिल गया आपको फर्स्ट में ही। बी में क्या बोला गया, इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ होता है प्रोकैरियोटिक में। आगे बोला गया एकल गुणसूत्र, और डी में बोला गया अत्यधिक छोटा आकार। तब फिर ना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका आपका एकल कोशिका वाला सूक्ष्म जीव है, मतलब इसमें एक कोशिका पाया जाता है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता, पहला सबसे बड़ा दो आप याद रखिए, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है और यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला बात मुख्य यही है, केंद्रक इसमें होता है, केंद्रक नहीं होता है। करेक्ट है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन का कारखाना के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राइबोसोम। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी इसका क्या काम होता है? ये कारखाना, ये भी क्या करता है एक तरफ से, हरित लवक क्या करता है? हरित लवक आपका क्लोरोफिल के कारण ये क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? आपको एक कोशिकीय जीव का चयन करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पैरामीशियम क्या एक तरह का एक कोशिकीय जीव है। इसमें से क्वेश्चन क्या पूछेगा ना आपका, कि पैरामीशियम का जो आकार होता है कैसा होता है? तो पैरामीशियम का जो आकार होता है कैसा होता है? चप्पल के आकार का इसका आकार होता है। किसका? पैरामीशियम का आकार होता है। ठीक है, आगे बढ़े। और एक और कुछ बात याद रख लीजिए ना इसमें, जैसे एक कोशिकीय जीव का जो शरीर होता है कैसा होता है? एक कोशिका से बना होता है। जिससे एक कोशिका से बना, इसका मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं होती है। इससे पाचन के लिए अलग कोशिका है, सांस लेने के लिए अलग है, उत्सर्जन के लिए अलग है, प्रजनन के लिए अलग है, अलग अलग कोशिका है ना। लेकिन एक कोशिकीय जीव में क्या होता है, ये सभी क्रियाएं एक ही कोशिका के भीतर में होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें पाचन उत्सर्जन ये सभी क्या होता है, एक ही कोशिका के द्वारा होता है। इसके लिए अलग अलग कोशिकाएं नहीं होती है, और हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय में आते हैं। ठीक है, आगे बोला गया उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प प्रसारी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है? तो उस प्रक्रिया को ऑस्मोसिस यानी प्रासरण कहते हैं। ठीक है, वाष्पोसर्जन में क्या होता है, जल की हानि होती है, वाष्पोसर्जन में जल की हानि होती है। विसरण में क्या होता है, विसरण में क्या होता है ना, उस सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में क्या होता है, परागम होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण तो आप लोग जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जल की उपस्थिति में हम लोग ऑक्सीजन और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया ये समझिए। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज कितना कार्बन वाला अणु है, पहले ये याद रखिए, 6 कार्बन वाला, और 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो इसको देखने से पहले एक बार समझ लीजिए कि इसमें कुछ बात आपको याद रखना है। जैसे मैंने पीछे भी बताया होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, C6H12 और O6, ये हो गया आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला, है ना। और पायरुवेट का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, मतलब रासायनिक सूत्र का क्या होता है, इसका होता है C3H4 और O3, ये हो गया आपका पायरुवेट का। अब क्वेश्चन क्या बोला है ना, कि 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना कार्बन वाला अणु है? 6 कार्बन वाला अणु है। पायरुवेट कितना कार्बन वाला अणु है? तो पायरुवेट 3 कार्बन वाला अणु है। तो 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज को तीन तीन कार्बन वाले पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? ये जो प्रक्रिया है ना विखंडन का, कहाँ पे होता है? तो आपको याद रखना है कि ये कोशिका द्रव में होता है। कहाँ पे होता है ये प्रक्रिया? कोशिका द्रव में होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? तो अपना डीएनए और राइबोसोम किसका होता है? लवक का होता है और माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। दोनों का क्या होता है? अपना डीएनए और
ये क्या बोलता है, राइबोसोम होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट में लिख के रखिए। बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से किसका अपना राइबोसोम, सॉरी, इनमें से किसका अपना डीएनए होता है, तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। किसका, इनमें से किसका अपना अपना राइबोसोम होता है, तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है ना, कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट कर देता है, जो यूज में नहीं उसको क्या करता है, ये नष्ट कर देता है ना। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया समझिएगा, 439 नंबर में बोला गया है, मृदुतक पौधे में सामान्यतः पाया जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक है। मृदुतक यानी पेरेन्काइमा टिश्यू सरल अस्थायी उत्तक, सॉरी फिर से पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन एक बार। मृदुतक यानी पेरेन्काइमा टिश्यू पौधों में सामान्यतः पाए जाने वाले तरह का सरल अस्थायी उत्तक है। कुछ पौधों में इसे हरित उत्तक यानी क्लोरेन काइमा कहा जाता है, और कुछ में इसे एरेन काइमा क्यों कहा जाता है। इसका अलग अलग नाम क्या है, इसका पीछे क्या रीजन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में देखिए। ठीक है, यहाँ समझिए क्या हुआ, कुछ पेरेन्काइमा टिश्यू ऐसे होते हैं इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण उसे कोलेन काइमा कहा जाता है, सॉरी कोलेन काइमा नहीं, क्लोरेन काइमा कहा जाता है, कोलेन काइमा अलग है ना। तो वैसा पेरेन्काइमा टिश्यू जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्लोरीन काइमा कहा जाता है, और वैसा पेरेन्काइमा टिश्यू जिसमें वायु अवकाश होते हैं और ये तैरने में सहायता करता है उसे क्या कहा जाता है, एरेनकाइमा उत्तक कहा जाता है। दो फैक्ट याद आ रहा है कि वैसा पेरेन्काइमा टिश्यू जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्लोरीन काइमा कहा जाता है, और जिसमें वायु अवकाश होता है और ये तैरने में सहायता करता है उसे एरेनकाइमा कहा जाता है। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 440 का वसा उत्तक क्या हो जाएगा, वसा उत्तक। ये त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के उपकला उत्तक फेफड़ों की एल्वियोली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। क्या है कि कौन सा उपकला उत्तक फेफड़ों के कुपिकाओं में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वेमस यानी सरल, सॉरी स्क्वेमस अस्थायी उत्तक। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ इसमें क्या हो जाएगा आपका, स्क्वेमस एपिथेलियम कोशिका। क्या हो जाएगा, स्क्वेमस एपिथेलियम कोशिका, ये कहाँ पाया जाता है आपका, एल्वियोली में पाया जाता है ना। और कुछ कुछ है इसमें से, जैसे आपका घनाकार, घनाकार वाला कहाँ कहाँ पाया जाता है नॉर्मली, तो घनाकार देखोगे ना आपका, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये नॉर्मली देखा जाए तो आपका अग्नाशय में मिल जाएगा। कहाँ कहाँ मिल जाएगा, अग्नाशय में मिल जाएगा, गुद्दे में मिल जाएगा, लार ग्रंथि में मिल जाएगा, है ना, स्तन ग्रंथि में मिल जाएगा। ठीक है, पछमा भी ये कहाँ पे मिलेगा आपका, मुख्य रूप से श्वास नली में। कहाँ पे, श्वास नली में, श्वास श्वास नली में मिल जाएगा। और कहाँ मिलेगा, ये आपका देखा जाए तो ब्रोंकाई में भी ये मिलता है। कहाँ मिलता है, ब्रोंकाई में भी मिल जाएगा आपका, श्वसन पथ, डिम्ब वाहिनी, ये सभी जगह में ये पाया जाता है। लेकिन आपको फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में ये याद रखना है कि कुपिकाओं के स्तर में यानी एल्वियोली में कौन सा पाया जाता है, तो स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक एल्वियोली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं। मतलब यहाँ 4 दिया गया, 1 2 3 और 4। ठीक है, चारों में ये लोकेशन बताना है कि अपशिष्ट उत्पाद इनमें से कहाँ पा सकते हैं हम लोग। तो अपशिष्ट उत्पाद आपका कहाँ पा सकते हैं, 4 नंबर में ये जो दिखाया गया ना, ये वाला पार्ट है, यानी इसमें हम लोग अपशिष्ट उत्पाद पा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी, है ना, किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने आने वाले जल के दाब को सहन करने की सहायता करता है। तो आपको पता है कि पादप कोशिका में क्या होता है ना, एक्स्ट्रा दीवार होता है। कौन सा होता है, कोशिका भित्ति का, वो क्या करता है, उसको एक्सटर्नल सहायता देता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति। ठीक है, ये पौधों में अतिरिक्त सहायता देता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली से गैसीय विनिमय होता है। तो गैसीय विनिमय किसके कारण होता है, डिफ्यूजन यानी प्रसार के कारण होता है। क्लियर है, आगे देखते हैं।
निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? तो ये पादप में कहाँ पाई जाती है? ये पादप में जड़ में पाई जाती है। ये सभी कुछ दिमाग में रख लीजिए। फिगर, बहुत सारे फिगर बायोलॉजी में क्या है ना, बहुत सारे फिगर आपको देखना पड़ेगा। फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन रेलवे में 1-2 पूछता ही है। तो उस फिगर को याद रखिए, उस फिगर का क्या नाम है, मतलब अलग-अलग जो लोकेशन दिया गया है उसमें क्या नाम है, वो सभी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है? आगे देखिए। कोशिकीय श्वसन का पहला चरण, जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले पाइरूवेट में विघटन होता है, उससे किस कोशिकांग में यह घटित होता है, आपको ये बताना है। ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा? कोशिका तरफ में, पीछे भी क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ग्लूकोज ग्लूकोज कितना वाला, 3 कार्बन वाला, नहीं सॉरी 6 कार्बन वाला। अभी पीछे जस्ट बताया हूँ मैंने, अभी देख लो, इधर इधर ही तो होगा ये। ठीक है? अभी मिला था ना ये पीछे क्वेश्चन अभी ग्लूकोज वाला। यहाँ पे ग्लूकोज क्या है, C6H12O6। तो ग्लूकोज कितना कार्बन वाला अणु है? तो ग्लूकोज 6 कार्बन वाला, और ये पाइरूवेट कितना है, 3 कार्बन वाला अणु है ना। तो यही तो बोला गया ना यहाँ पे ये क्वेश्चन में भी। आ गया, यही है ना। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु है, और वो पाइरूवेट में टूटता है 3 कार्बन वाले अणु में। तो ये प्रक्रिया कहाँ पे होता है? ये प्रक्रिया कोशिका द्रव में होता है, ये आपको याद रखना है। आगे क्या बोला गया, नीचे दी गई कोशिका की पहचान करें। ये कौन सा फिगर, मतलब किसका फिगर है ये? तो ये किसका है? नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका का ये फिगर है। ठीक है? आगे क्या दिया गया है, निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो आपको बताना है ये कहाँ पे पाई जाती है। तो मुख्य रूप से ये पत्तियों और लीव्स एंड शूट्स में पाई जाती है, यानी पत्तियों और तना में मुख्य रूप से ये पाया जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, निम्न में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती है? चपटी कोशिकाएं किस में होता है? तो चपटी कोशिकाएं आपका होता है स्क्वेमस में। किधर स्क्वेमस? हाँ, ऑप्शन नंबर बी में। स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक यानी सल्की उपकला उत्तक में चपटी कोशिकाएं पाई जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन कहाँ अभी हम लोग पीछे क्या पढ़े थे ना, ग्लूकोज का विघटन पाइरूवेट में होता है, कहाँ पे? कोशिका द्रव में होता है। अभी क्या पढ़ेंगे कि पाइरूवेट का विघटन कहाँ पे होता है? तो पाइरूवेट का विघटन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट का विघटन होता है, वो भी किसकी मदद से? तो ऑक्सीजन की मदद से होता है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अमीबा और पैरामीशियम द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया में क्या अंतर है? दोनों में क्या डिफरेंस है? अमीबा जो भोजन का ग्रहण करता है और पैरामीशियम जो भोजन का ग्रहण करता है, दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर क्या है ना, अमीबा कोशिका का संपूर्ण सतह से, अमीबा क्या करता है? कोशिका का संपूर्ण सतह से भोजन का ग्रहण करता है। आप पैरामीशियम केवल विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण कर सकता है। ठीक है? दोनों में ये डिफरेंस है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, 452 नंबर। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया, जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, इसे यह क्या मुक्त करते हैं, ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है? ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषक होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषक वर्णम प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वर्लन में होता है, इनफोल्डिंग में होता है। क्या? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्णक कहाँ स्थित होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में उपस्थित होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या बोला गया, विभाजोत्तक उत्तक कोशिकाओं में डैश की कमी होती है। ठीक है? विभाजोत्तक उत्तक कोशिकाओं में किसकी कमी होती है? तो राजधानी की कमी होती है। विभाजोत्तक उत्तक में राजधानी की कमी होती है। आगे क्या बोला गया, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के निम्नलिखित में से किस अंगों को आत्मघाती वेग कहा जाता है? तो अभी पीछे भी ये क्वेश्चन मिला था कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती वेग, आत्महत्या की थैली कहा जाता है ना। इसके क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट आपका कहाँ पाया जाता है? ये केवल पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, है ना। गोल्जी बॉडी का काम क्या है? ये परिवहन का काम करता है। क्या करता है ये? परिवहन का काम करता है। गोल्जी बॉडी परिवहन का काम करता है। ठीक है? आगे देखते हैं ना, और कुछ बचा है क्या? लाइसोसोम तो क्लियर हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया को पता है, ये क्या सेल का पावर हाउस कहा जाता है इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, बहुत बार ये रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाई जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका यानी सेल है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा मुद्रा है? ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है ना। किसको कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म बताए थे ना, एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट, एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है? ग्लूकोज का भी सूत्र बताए थे, क्या वो बताए थे? C6H12O6, C6H12O6। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भूमध्यरेखीय प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन समसूत्री विभाजन की किस अवस्था का निर्माण करता है? तो ये मध्यावस्था का निर्माण करता है, यानी मेटाफेज का निर्माण करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या बोला गया,
क्षण और शंकु कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। क्षण और शंकु कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो क्षण और शंकु कोशिकाएं शरीर के किस भाग का अंग है? तो ये आंख का भाग है। ठीक है, किसका है? आंख, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेत्र। आइए आगे देखते हैं। कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म जेली जैसा तरल पदार्थ है जो डैश के बीच मौजूद होता है। ये किसके बीच मौजूद होता है? तो ये नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है, यानी न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। कौन? कोशिका द्रव, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी जस्ट मिला आपके एटीपी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सा है जो कोशिका की सामग्री को बाहरी वातावरण से अलग करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण प्लाज्मा झिल्ली है। अभी आप लोग बोलोगे कि ये कोशिका भित्ति में, तो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? ये पादपों में पाया जाता है। अगर वो नहीं है, किसी में कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाया जाता है, उसके लिए सबसे बाहरी आवरण कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली ही तो होगा, यानी कोशिका झिल्ली ही तो होगा। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 462 नंबर क्वेश्चन है। आगे देखिए 463। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उत्तक का एक प्रकार नहीं है? जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है, यानी पादप उत्तक का। उपकला उत्तक जंतु उत्तक का प्रकार है क्या? ये तो है। ठीक है, विभाजोत्तक उत्तक नहीं, ये विभाजोत्तक उत्तक किसका है? पादपों में पाया जाता है, यानी जंतु उत्तक का प्रकार कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी नहीं है। बाकी संयोजी उत्तक ये है, पेशीय उत्तक ये किसका? जंतु उत्तक का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? आपको गलत कथन का चयन करना है। देखते हैं क्या है इसमें। पहला ऑप्शन क्या बोला गया? पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। बिल्कुल सही है भाई, पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। और आगे क्या बोला गया? जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड नहीं होते हैं। नहीं होते हैं, ये पादप कोशिकाओं में होते हैं। ये भी करेक्ट बात बोल रहा है। और क्या बोला गया? पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं होती है। ये बात गलत बोला गया भाई। पादप कोशिका का जो रिक्तिका होता है ना, जंतु कोशिका से बड़ा होता है, ना कि छोटा होता है। यानी ये स्टेटमेंट गलत बोला गया। डी में क्या बोला गया? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। सही होती है। जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया? जल की कमी के कारण कोशिका भित्ति से दूर कोशिका के संकुचन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव कुंचन। आगे देखिए। पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। पुटिकाओं यानी वेसल्स में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेवार है? तो कौन जिम्मेवार है? गोल्जी बॉडी। ये क्या करता है? आपका परिवहन का काम करता है। पीछे ही बताया था मैंने। ये क्या करता है? मुख्य रूप से प्रोटीन और लिपिड के परिवहन और पैकेजिंग के लिए उत्तरदायी है गोल्जी को, है ना। ये अभी क्या है? दूसरा ऑप्शन में है खुरदरी अंतर्प्रद्रव जालिका। ये क्या करता है ना? ये कोशिका का ऐसा अंग है जो एंजाइम और प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है ना, खुरदरी। इसमें इसी में तो राइबोसोम पाया जाता है ना, खुरदरी में ही राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन की फैक्ट्री से कहा जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। ये चिकनी अंतर्पदर जालिका, इसमें क्या होता है आपका? लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, एक मिनट, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? किस कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? उसका नाभिक होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है रक्त डैश प्रकार के उत्तक का उदाहरण है? तो रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। क्या है? संयोजी उत्तक है। क्या संयोजी उत्तक का एक ही उदाहरण सिर्फ रक्त? नहीं, बिल्कुल नहीं। संयोजी उत्तक का और भी उदाहरण है, जैसे क्या हो गया? हड्डी हो गया, मतलब अस्थि, उपास्थि, टेंडन, लिगामेंट, ये सभी क्या है? संयोजी उत्तक का उदाहरण है। ये सभी भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। आगे देखिए। सरल उपकला डैश होती है। सरल उपकला डैश होती है। तो ये क्या होता है ना, एक कोशिका के बराबर मोटी होती है। सरल उपकला उच्चक जो होता है मुख्य रूप से एक कोशिका के बराबर मोटी होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? शरीर में रक्त कोशिका कहाँ उत्पन्न होता है? भाई शरीर में रक्त कोशिका मतलब रक्त कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में बनता है। ये बात याद रखना। ठीक है, क्या करता है? ये बोन मेरो में बनता है। हृदय का काम क्या है भाई? हृदय का काम क्या है? पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। यही है ना। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स क्या है ना, एक हमारे शरीर में ये अवशेषीय अंग है। ठीक है, अपेंडिक्स क्या है? हमारे शरीर में एक अवशेषीय अंग है। आगे बढ़ा जाए। ज्वाला कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। ज्वाला कोशिकाएं डैश में पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? तो एक मिनट, ये ज्वाला कोशिका प्लेनेरिया में पाई जाती है ना। तो ज्वाला कोशिका आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लेनेरिया में, यानी फ्लेम सेल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना हम लोग। पौधों के उत्तकों के प्रमुख प्रकारों में पाए जाने वाले पादप कोशिकाओं का प्रकार है।
इसमें से आपको पहचान करना है कि कौन सा पादप कोशिका का प्रकार है। तो क्या डर्मल, वस्क्यूलर और ग्राउंड, ये तीनों क्या पादप कोशिका के प्रकार हैं? तो बिल्कुल इनमें से सभी क्या है, पादप कोशिका का प्रकार है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माने आर के सतह से जुड़ा होता है? तो अभी पीछे हम लोग पढ़े कि राइबोसोम क्या रहता है आपका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ रहता है, ये प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है, मतलब प्रोटीन निर्माण में ये सहायक होता है। क्लियर है? सेंट्रोसोम क्या होता है भाई? सेंट्रोसोम ये तो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। सेंट्रोसोम क्या होता है? कोशिका विभाजन में सहायक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या पावर हाउस कहा जाता है? आगे बढ़ा। 476 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है डैश, मतलब डैश जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और इस प्रकार इसकी आनुवंशिकता डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयनीकरण विकिरण। क्या हो जाएगा? आयनीकरण विकिरण। यानी फिर से पढ़ देता हूँ, आयनीकरण विकिरण जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और इस प्रकार उनकी आनुवंशिकी सामग्री यानी डीएनए को नुकसान पहुंचाने का काम करता है आयनीकरण विकिरण। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी को प्रवेश को रोकता है, तो वो कौन सा रसायन है? तो सुबेरिन। सुबेरिन कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी को प्रवेश करने से रोकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विघटन कहाँ होता है? तो पायरुवेट का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? तो वो कोशिका द्रव में होता है। और पायरुवेट का विघटन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे देखते हैं, रेगिस्तानी पौधों का बाह्य त्वचा पर मोम जैसा पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ क्या कहलाता है? यह पदार्थ आपका क्या कहलाता है? क्यूटिन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्यूटिन कहलाता है। ये रेगिस्तानी पौधों के जो होते हैं ना, उसकी बाह्य त्वचा पे ये मोम जैसा संरचना होता है ना। आगे देखा जाए, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। जीन क्या करता है? प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है और ये डीएनए का एक पार्ट है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में एक बुनियादी घटना डैश का निर्माण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम आर एन ए। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी में। एम आर एन ए मतलब क्या मतलब हो गया? एम मतलब हो गया आपका मैसेंजर, मैसेंजर आर एन ए इसको बोल सकते हैं। एम आर एन ए को क्या बोल सकते हैं? मैसेंजर, एम ई जी यार मैसेंजर आर एन ए कहा जाता है। ठीक है, एम आर एन ए यानी मैसेंजर आर एन ए। ये प्रोटीन संश्लेषण में एक मुख्य रूप से बुनियादी घटना का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक गुणों के वाहक इसमें से कौन है? तो डीएनए आनुवांशिक गुणों का वाहक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखा जाए, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? ये क्वेश्चन आई थिंक तीसरा बार रिपीट हो रहा है कि पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? तो पायरुविक का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, वंशानुक्रम की इकाई क्या है? तो वंशानुक्रम की इकाई हो जाएगा आपका जीन। जीन हो जाएगा वंशानुक्रम की इकाई। क्लियर है? 485 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब डैश उनमें प्रवाहित होता है जिससे रंध्रित छिद्र खुल जाता है तो रक्षक कोशिकाएं सूज जाती है, यानी जब जल, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? जल, यानी ऑप्शन नंबर बी, जब जल उनमें प्रवाहित होता है जिससे रंध्रित छिद्र खुल जाता है तो रक्षक कोशिकाएं सीज जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 486 नंबर। इसमें क्या बोला गया है? पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? रिपीटेड क्वेश्चन है। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ पे थोड़ा सा नया क्या मिला आपको कि पैक्टिन को भी याद रखना है कि पादप की जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। आगे बढ़े, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें, दृढ़ उत्तक डैश से बना होता है, तो दृढ़ उत्तक यानी टफ टिश्यू किसका बना होता है? तो ये निर्जीव कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? ये निर्जीव कोशिकाओं को बना होता है। ठीक है, इससे स्केलेटन का में क्या होता है? स्केलेटन का भी हमारा क्या होता है? निर्जीव कोशिकाओं से बना होता है। ये क्या करता है? पौधों को सहारा देता है। आगे बढ़ा जाए, साइटोन को क्या कहा जाता है? साइटोन को क्या कहा जाता है भाई? तो साइटोन को कहा जाता है पेरिकेरियन कोशिका। क्या कहा जाता है? पेरिकेरियन कोशिका साइटोन को कहा जाता है। आगे बढ़ा जाए, जीव विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं का ऊर्जा मुद्रा है? तो फिर से ये आई थिंक चौथा बार ये मिल रहा होगा ये क्वेश्चन। कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा एटीपी। क्या है? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म फिर से रिपीट कर देता है, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। एडेनोसिन ट्राइफास्फेट एटीपी का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट, यानी दुमिकाएं। ठीक है, प्रत्येक न्यूरॉन जो होता है ना एक साइटोन से मतलब सेल बॉडी से निर्मित होता है, उनकी जो छोटी छोटी शाखाएं उन्हें डेंड्राइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो केंद्रक किस में नहीं होता है? तो केंद्रक आपका आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ये याद रखना। ठीक है, ये केंद्रक किस में नहीं होता है? आरबीसी में नहीं होता है। आरबीसी का काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन पहुंचाता है और हमारे शरीर से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, यही तो है आरबीसी का काम, और क्या है? और भी कुछ बात याद रख लो, इससे क्या होता है? आरबीसी इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है।
आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है, 120 डेज, है ना। ये क्या करता है? शरीर में ऑक्सीजन का प्रवेश कराता है, शरीर के सही भागों में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालता है। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन संयोजी ऊतक नहीं है? पीछे भी हमने संयोजी ऊतक के बारे में पढ़े हैं, है ना। इनमें से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो आपको इसमें क्या है ना, तंत्रिका कोशिका भाई संयोजी ऊतक नहीं है। बाकी याद रखो कौन है, नहीं है वो छोड़ दो, कौन है याद रखो। उपास्थि तंत्रिक अति संयोजी ऊतक है, अस्थि संयोजी ऊतक है, रक्त क्या एक तरह का संयोजी ऊतक है। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है। और भी कुछ याद रख सकते हो क्या? है ना। जिससे अभी बताया था ना मैंने, लिगामेंट हो गया, लिगामेंट। ठीक है, ये सभी क्या है? संयोजी ऊतक है। आगे देखा जाए, अरेखित पेशियां डैश में होती है। तो अरेखित पेशियां कहाँ पे होती है? तो एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है भाई। अरेखित यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं उसमें अरेखित पेशियां पाई जाती है। आगे बढ़ा जाए, डैश कोशिका में प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक सूचना स्रोत है। तो प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में डीएनए काम करता है। कौन काम करता है? डीएनए काम करता है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो इसका पीछे रीजन क्या है? तो लेटरल लेटरल मेरिस्मेटिंग, लेटरल मेरिस्मेटिंग के कारण क्या होता है? पौधे का तने या जड़ का घेरा बढ़ता है। आगे क्या है? उत्तक क्या है? तो उत्तक क्या है? तो कोशिका जो उत्पत्ति रूप और कार्य में से, उत्तक क्या है ना, कोशिकाओं का समूह है। बहुत सारे कोशिका मिलकर क्या बनता है? उत्तक बनता है। तो कोशिका जो उत्पत्ति रस रूप और कार्य में समान होता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका कहा सॉरी उत्तक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है, यानी डिफरेंटिएशन कहा जाता है, विभेदन। क्लियर है? 499 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ऊतक की जो कोशिकाएं होती है कैसी होती है? जीवित होती है। ये पूछेगा आपको, ये ऑप्शन में दे देगा। आप पूछेगा ना कि इनमें से किन किसकी कोशिकाएं जीवित होती है ना, यही पूछेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोलेनकाइमा। इसकी कोशिकाएं क्या होती है? जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। आगे देखिए, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? भाई ये भी दूसरा बार रिपीट हो रहा है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति, है ना। ये रहा लगभग, आज हमने 401 से लेकर 500 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और बहुत लोगों को क्या होता होगा ना कि वीडियो जब मैं अपलोड करता हूँ तो पता नहीं चलता होगा। तो क्या करें, सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल बटन है, बेल बटन है, उस बेल बटन को एक्टिव कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको समय समय पर मिल जाए। थैंक यू।